हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज फाइनली हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर और चैप्टर का नाम होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक नया चैप्टर है बच्चे। अभी आपका क्लास का टाइम जस्ट शुरू हुआ है। 8 बजे अभी। हाँ, अब बज गए हैं 8, है ना? तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एक नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और पीछे का जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आप लोग टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे होंगे। आज जो चैप्टर चलने वाला है बच्चे, छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल कैसे आते हैं, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर बुक्स में तो ये चैप्टर हमें देखने को मिलता ही नहीं है। मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। तो दो बातें हैं। पहली क्या है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है ना भाई, ये रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। अनुपात समानुपात का ही पार्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ, कई सारी बुक्स में क्या होता है कि ये जो मिक्सचर एलिगेशन है ना, ये रेशियो प्रोपोर्शन में ही एक टाइप बनाकर आपको दे दिया जाएगा। कई सारी बुक्स में क्या होता है कि आपको ये चैप्टर अलग से दिया जाएगा। ये बात हो गई एक। दूसरी बात क्या है कि सर हमारे एग्जाम में सवाल मिक्सचर से बना, हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं बताऊं पिछले 3 साल की या 4 साल की बात, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से, मिश्रण से, यानी कि सवाल थोड़ा सा कम देखने को आपके एग्जाम में मिला है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली 2022 की, तो 2022 जीडी में मिक्सचर से एक आध सवाल या एक आध शिफ्ट ही थी जिसमें सवाल था, नहीं तो इस चैप्टर से सवाल था ही नहीं। एनीवे, ऐसा नहीं है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। और कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जो हमारा ऑफिशियली सिलेबस है उसमें मिक्सर एलिगेशन है ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पर दो चीजें होती हैं। एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा होता है, तो उसमें ही मिक्सर एलिगेशन आता है। दूसरा, वो लास्ट में जो ईटीसी लिख देते हैं ना, एटसेट्रा, उसका मतलब यही होता है कि चीजें कहीं भी ऐड हो सकती हैं, कुछ भी ऐड हो सकती हैं। दूसरी बात, अब अगर बात करें बच्चे पर्टिकुलरली इस टॉपिक की, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देखो ये कोई चैप्टर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है। ये एक टाइप है, ये एक मेथड है सवालों को सॉल्व करने का, है ना? आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम परसेंटेज के सवाल कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो हमने जिक्र किया कि ये सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। हमने अभी टाइम स्पीड नहीं, हमने अभी कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, एवरेज, कि एवरेज में हमने कंप्लीट किया। मैंने एक दो सवाल आपको दिखाई कि ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। यानी कि मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन से हो जाएगा? बच्चे, इस बात का जवाब देगा ये कॉन्सेप्ट कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। अगर आप ये सीखे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, तो फिर आप ये भी सीख जाओगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगाया जाता है और मिक्सचर एंड एलिगेशन कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये तो था इसका एक ओवरव्यू। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उम्मीद है कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है मिश्रण। भाई मिश्रण क्या है, थोड़ा सा जरा देखते हैं। मिश्रण है क्या कि मान लो दो लिक्विड हैं, दो तरल पदार्थ हैं या तीन तरल पदार्थ हैं, उनको आपस में ना जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए। आप ये मान के चलो कि ये आपका कोई तरल पदार्थ एक है, तरल यानी कि लिक्विड, कोई लिक्विड वन है, और ये लिक्विड आपका दो है, तरल पदार्थ आपका दो है। इन दोनों को ना आपस में मिलाकर, बच्चा जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा,
क्या हमारा तीसरा तरल पदार्थ बन जाएगा। भाई तरल यानी कि लिक्विड क्या हो सकता है, तरल पदार्थ हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारा तरल पदार्थ दूध भी हो सकता है। तरल पदार्थ क्या हो सकता है हमारा, दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है ना। चाय मत कहना, चाय में दूध पानी दोनों मिलते हैं, है ना। तीसरा और क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, एसिड हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा तरल पदार्थ, अल्कोहल हो सकता है, दारू आप जिसे बोलते हो, सोडा हो सकता है, इसके साथ तो ये जुड़ता ही है ना। और भी बहुत सारी चीजें एटसेट्रा मैं लिख रहा हूं। तो ये हमारे तरल पदार्थ होते हैं, इन्हीं को ही आपस में मिलाकर, इन्हीं को ही आपस में मिलाकर हमारे तीसरा मिश्रण बनाया जाएगा। अब बच्चे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि मान लो मैंने यहां पर दूध लिया, तरल 1 में दूध लिया और तरल 2 में मैंने पानी लिया। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं, सुनना मेरी बात, अब मैं अगर इन दोनों को मिला देता हूं तो क्या हमारे पास तीसरा मिश्रण बन के आएगा, जो कि दूध और पानी का मिश्रण होगा। जो कि दूध और पानी का मिश्रण होगा, वो तीसरा पदार्थ बन के आएगा कि नहीं। यस सर। तो जो इन दोनों के मिश्रण से तीसरा पदार्थ बनता है ना, उसे हम सेंटर में रखते हैं। उसे क्या करते हैं बच्चा, उसे हम सेंटर में रखते हैं, ठीक है। जब भी दो दो पदार्थों को, दो लिक्विड को, दो तरल को अगर मैं एक साथ मिलाता हूं ना, और उनके मिलाने से जो तीसरा बनता है, दैट इज इन बिटवीन, वो बीच में और सेंटर में रखा जाता है। ओके। और फिर नीचे 2 लाइन ऐसे खींच दी जाती है। तो सबसे पहली बात और मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमने यहां सीखी कि जब भी दो मिश्रण को आपस में मिलाया जाएगा तो जो तीसरा मिश्रण तैयार होगा ना, वो सेंटर में रखा जाएगा, यहां पर तीसरा मिश्रण। अब इसकी कुछ कंडीशन है, अब इसकी कुछ कंडीशन है बच्चे। तरल पदार्थ, इसको मैं ए मान लू, इसको मैं बी मान लू और इसको मैं सी मान लू, या हटाओ ए 1 2 3 रहने दो। अगर मैं इसकी कुछ कंडीशंस की आपसे बात करूं, कंडीशंस की अगर मैं आपसे बात करूं, कंडीशन क्या है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, इसको 3 लिखना। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है, जो आपके ऊपर दो तरल पदार्थ है ना, जो आपके ऊपर दो तरल पदार्थ है, इनको देखेंगे एक बार इसको देखेंगे। जो ये सेंटर में है, ये कोई बाहर से नहीं लेकर आए आप। ये तीन तरल, तीन कहां से बना है, आप इसको लिख सकते हो कि मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ 1 and 2, 1 and 2, यही आपका तरल पदार्थ 3 है। जब एक और दो को मिक्स करोगे, दैट इज द तरल पदार्थ 3। तो अब कंडीशन क्या है, जो आपका 3 है ना, जो 3 की वैल्यू होगी बच्चे, वो इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होगी, किसी एक से बड़ी होगी। और जो तरल पदार्थ 3 की वैल्यू है, किसी एक से बड़ी होगी और किसी एक से छोटी होगी। अब कितनी छोटी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन इन दोनों में से किसी एक से तो बड़ी होनी चाहिए। या फिर अगर मैं यहां पर लिखूं कि मिक्सचर की वैल्यू, मिक्सचर या फिर जिसको हम कह रहे हैं तरल पदार्थ 3 की वैल्यू, की वैल्यू तरल 1 और तरल 2 में से किसी एक से बड़ी होगी, किसी एक से बड़ी, तथा दूसरे से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ऐसा कंपलसरी है भाई। आपके दिमाग में आएगा सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, बच्चे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिश्रण संभव है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो मैंने यहां पर लिया है कोई वैल्यू 30, कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे 25 और कोई वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 22 ले लेता हूं, तो क्या ये मिश्रण संभव है, क्या ये पॉसिबल है, यस और नो में जस्ट आपको जवाब देना है। क्या ये मिश्रण पॉसिबल है, क्या ये मिक्सचर को मैं पॉसिबल कह सकता हूं। मैंने आपसे कहा कि भैया दो चीजों को मिलाया गया,
एक की वैल्यू 30 थी, एक की वैल्यू 25 थी, मिलाकर हमने 22 वैल्यू बना दिया। तो क्या ये मिश्रण संभव है? मैं कह रहा हूं कि इससे एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा, कोई भी बड़ा हो सकता है, इन दोनों में कोई भी छोटा। लेकिन मैं यहां देख पा रहा हूं कि भैया ये तो दोनों के दोनों बड़े हैं। तो आप कह देंगे कि सर ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है। क्या है? नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन। ओके, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं भाई। एक एग्जांपल अगर मैं और दूं आपको, एक वैल्यू मैं यहां पर 50 लेता हूं, एक 40 लेता हूं और मैं यहां पर 42 लेता हूं। क्या ये मिश्रण संभव है? यस और नो में बताना। क्या इस मिक्सचर को मैं पॉसिबल बना सकता हूं? आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा, सेंटर में 42 है, एक तो इससे बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है सर, एक इससे छोटा होना चाहिए, बिल्कुल है सर। ये मिश्रण पॉसिबल है। और जब भी मिश्रण पॉसिबल होता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर आपको ये वाली वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। जैसे ही आपको पता चला कि मिक्सचर पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे? इस लाइन में आ जाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। बड़ा कितना है? 50, छोटा कितना है? 42। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, आएगा 10। इस लाइन में आ जाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, आप कहेंगे 42 में से 40 जाएगा, ये आ जाएगा 2। रेशियो कितना बन गया? 2 एकम 2, 2 चौके 8। रेशियो बन गया आपका नीचे का 1:4। अब ये रेशियो किस किस का बनता है बच्चे? ये मैटर करेगा आपके सवाल टू सवाल पे। जब सवाल करेंगे तो आप सीख जाओगे कि सर ये रेशियो किसका बनता है। ओके, फिलहाल आप इसी बात पर फोकस करेंगे। चलिए, अब कुछ और एग्जाम्पल आपको भी, थ्योरी है, 10-15 मिनट की थ्योरी है, ये सीख गए तो मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक आप सीख जाओगे बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लो मैंने यहां पे लिया है 50, ओके, दोनों का मिलाकर लिया है मैंने 43, ओके, ये वैल्यू ले ली मैंने 9 और 14 का रेशियो ले लिया, और मैंने आपसे कहा कि बताओ ये वैल्यू क्या होगी। मैं आपको चीजें ना सिखा रहा हूं कि जो सवाल में हम अप्लाई करेंगे ना, एट द एंड चीजों को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा दो मिश्रण है, एक 50 है और एक की वैल्यू हमको पता नहीं है। दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को हमने मिला दिया, हमारा तीसरा मिश्रण तैयार हो गया, हमारा तीसरा मिश्रण तैयार हो गया। और नीचे का रेशियो हमको दिया हुआ है 9:14, 9:14। जो नीचे का रेशियो है बच्चे, ये है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है इन दोनों मिश्रण को। तो सर इनको 9 और 14 के अनुपात में मिलाया गया है। अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। देखना अब इस तक कैसे पहुंचेंगे, हम सामने देखेंगे बच्चे सभी लोग कैसे इस वैल्यू तक पहुंचा जाता है, कैसे। एक कह रहा है सर 41 क्यों नहीं हो गया? अरे भैया मैंने एग्जाम्पल दिया है यार, तुम इतना दिल पे क्यों ले जाते हो बात को? तुम 50 से और 40 के बीच में सारी संख्या मान सकते हो। 50 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 40 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 50 भी नहीं होनी चाहिए, 40 भी नहीं होनी चाहिए। 50 से बड़ी और 40 से छोटी दुनिया भर की जो भी संख्या तुम्हारे दिमाग में बुद्धि में आ रही है ना, सारी संख्या ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर अनगिनत संख्या नहीं लिख सकता हूँ, एक दो एग्जाम्पल ही देकर तो तुम्हें समझा सकता हूँ। ऐसी बच्चों वाली बातें करते हो तुम यार। देखो, हमें इस वैल्यू तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? दिस इज टाइप ऑफ पहेली, ये एक पजल की तरह है। कैसे? आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू हमारे पास अननोन है। क्या है? अननोन। हम क्या करेंगे बच्चे? 50 में से 43 घटाएंगे, तो 50 में से 43 हमने माइनस किया, हमको क्या मिला? हमको मिला 7। क्या मिला हमको? 7। अब जो ये 7 होगा ना, जो ये 7 होगा बच्चे, ये इस 14 यूनिट का मान होगा, क्योंकि नीचे का रेशियो हमें 9 और 14 दे दिया है। ये इस 14 यूनिट का वैल्यू होगा जो ये 7 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 14 यूनिट का मान अगर 7 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 7/14, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
और अगर 1 यूनिट का मान 1/2 है, तो क्या इस 9 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो कि 9 यूनिट का मान कितना होगा? प्यारे भाई, 1 यूनिट का मान आपने 1/2 बोला, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 इंटू 1/2, दैट इज 4.5। ये आपने क्या निकाल दिया? 4.5, 9 यूनिट का मान। अभी देखते रहो, सामने पेन साइड में रखो, सामने देखो। मैंने आपसे बोला कि 50 में से 43 गया, आया 7। जो नीचे का रेशियो है उसमें 14 यूनिट का मान 7, एक का मान 1/2, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणा 1/2, दैट इज 4.5। अब मैंने आपसे बोला कि एक 43 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो ये क्या होगी? क्या ये संख्या 43 से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर 43 से बड़ी संख्या तो हमको मिल गई, 43 से बड़ी संख्या तो हमको मिल गई, सर ये वाली संख्या तो 43 से छोटी होनी चाहिए, ये वाली संख्या तो 43 से छोटी होनी चाहिए सर। भाई एक 43 से बड़ा है तो ये छोटा होगा, और अगर हमें 43 से छोटी संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे? 43 माइनस, और जो यहां पर आपको संख्या मिली है आप उसे माइनस कर दोगे। क्या करेंगे बच्चे? हम उसे माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा जरा मुझे बताना। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 38.5। कितना आ जाएगा? तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई प्यारे भाई? इसकी वैल्यू मिल गई हमें 38.5। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक और सवाल आपको मैं इसके ऊपर, मैं पता है क्यों आपको सवाल से पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं? अक्सर अक्सर बच्चे इसमें ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं पहले ही आपको तैयार कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मेरे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। एनीवे मैं आपको इसके लिए तैयार करके लेकर जाऊंगा जब मैं सवालों की तरफ जाऊंगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। नहीं, आप मेथड के लिए तैयार रहो। सवाल की लैंग्वेज तो हर बार बदलेगी, मेथड नहीं चेंज होगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। सपोज मैंने यहां पर कोई वैल्यू ली बच्चा, मैंने लिया 70, और मैंने लिया यहां पर इसको अननोन कर दिया, और यहां पर हमने लिया 50 और नीचे का जो रेशियो है वो है हमारा 4:5। नीचे का रेशियो क्या है? 4:5। अब जल्दी से आप मुझे वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपका स्पीड तेज होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, फिर कुछ बताऊंगा कि मिक्सर कैसे कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलूंगा। चलिए, मैंने आपको एक बात बच्चे कल बोली थी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसके लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के आना पड़ेगा। मैंने बोला था यस और नो? बोला था ना? तो जिन लोगों ने उसको बहुत लाइटली लिया, सर बोल रहे हैं हम तो नहीं पढ़ते, सर के बोलने से क्या हम तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, बच्चे उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशन में हर सवाल मैं मिक्सर एंड एलिगेशन के मेथड से नहीं कराऊंगा। जो सवाल रेशियो से बन सकता है आसान तरीके से, मैं उसे रेशियो से कराऊंगा भाई। क्योंकि मैं आपको पहले वो चैप्टर पढ़ा चुका हूं और मैं आपको ये बोल भी चुका हूं कि उस चैप्टर का रिवीजन आपका होना चाहिए। बहुत सारे टाइप आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में दिखेंगे, बहुत सारे सवाल दिखेंगे जिन्हें मैं मिक्सर एलिगेशन के मेथड से कराऊंगा ही नहीं, जिन्हें मैं रेशियो के मेथड से कराऊंगा, कॉमन सेंस के कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो आपने क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। 70 में से 50 गया 20। अब जो ये 20 है ना, ये इस 5 यूनिट का मान होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 20/5। आप कह देंगे सर 1 यूनिट का मान 4 होगा। तो प्यारे भाई 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 4, आप कहेंगे 16। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भैया यहां पर हमारी एक तो संख्या 50 से बड़ी है, तो ये वाली संख्या क्या 50 से छोटी नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए सर। तो 50 से छोटी अगर होनी है तो 50 माइनस, और जो यहां आपको 16 मिला है आप उसे कर दोगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36, सॉरी 34, माई मिस्टेक, 34। ओके, कितना आ जाएगा? 34। वेरी गुड।
अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसे और कर लेते हैं और फिर हम अपने थोड़ा सा और एक चीज की तरफ चलेंगे कि मिश्रण किस किस चीज का बनता है नॉर्मली, और फिर सवालों की तरफ। भाई यहां पर मैं ले रहा हूं 30, यहां पर मैं ले रहा हूं 22, और मैंने ये बीच वाली संख्या गायब कर दी, और नीचे का रेशियो दे दिया मैंने 3 और 2, 2 और 3। तीन और दो कर लेते हैं, चलो। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये सेंटर वाली संख्या क्या होगी। इस बार सेंटर वाली संख्या आपसे पूछ ली। देखो नीचे का रेशियो निकालना आपको मैंने बता दिया एक कॉन्सेप्ट में। नीचे का रेशियो निकालना कहाँ सीखा हमने, यहाँ पे। उसके बाद में ऊपर की एक चीज गायब कर दी, ऊपर का एक वैल्यू गायब करके हमने निकालना सीखा, ये सीखा। अब हम आगे कि अगर सेंटर की वैल्यू गायब कर दे तो उसको कैसे निकालेंगे। बस यही तीन तरह की चीजें बन सकती है इसमें, तीनों तरह के लिए हम तैयार हो गए हैं। मैंने कहा नीचे का रेशियो आपको दिया हुआ है, ऊपर की वैल्यूज हमको दी हुई हैं, हमें यहाँ सेंटर की वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे होगा। भैया रुको तो सही, पहले मेथड तो देखो। क्वेश्चन तो बहुत, हमें पूरे चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। पहले ये तो देखो कि चीजें होती क्या है। एक में गुणा, अरे भैया बुद्धू, ये तो देखो कोई रेशियो 3 और 2 का दिया हुआ है। मैंने आपको बोल दिया कि ये 2 यूनिट का मान 50 है, बोल दिया मैंने। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ के आओ। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं सर एक में भाग एक में गुणा क्यों कर दिया, वो उन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं रेशियो प्रोपोर्शन। ऐसे ही तो मास्टर को पता चलता है कि कौन सा बच्चा पढ़ के आया है कौन सा नहीं। आप पढ़ के ही नहीं आए हो रेशियो प्रोपोर्शन। अगर आप पढ़ के आते तो मैंने बोला कि अगर 2 यूनिट का मान 50 है तो 3 का क्या होगा। आप कहते सर अगर 2 यूनिट का मान 50 तो एक का मान कितना होगा, 50/2 यानी कि 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 25। मतलब 1 यूनिट का मान अगर 25 तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 25। आप ऐसा कर देते तुरंत। ये सवाल बनता ही नहीं कि सर एक तरफ भाग एक तरफ गुणा क्यों कर रहे हो। बच्चे अभी भी समय है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ लेना, क्योंकि अभी आज हम शुरू कर रहे हैं चीजों को, तो हम बहुत बेसिक जा रहे हैं। आगे चल के रेशियो प्रोपोर्शन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। तो ये सेंटर वाली संख्या निकालने का बच्चा एक विधि होती है, जरा देखना क्या मेथड होता है। आप इन दोनों की गुणा करो, जो ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में है, जो राइट हैंड साइड में है, इन दोनों की गुणा करो। क्या करेंगे, 30 × 3 प्लस करना है, और 22 × 2, 22 × 2, और डिवाइड करना है जो हमारा नीचे रेशियो है ना, इन दोनों के सम से, 3 + 2। और ये हमारी सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। ये क्या होगा, हमारी सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा 30 × 3 और 22 × 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 3 + 2 से। ये हमने एवरेज में भी एक सवाल किया था ऐसा, अगर आपको पता हो तो। ये कितना आ जाएगा, 30×3 = 90 + 22×2 = 44 डिवाइड बाई 3×2 = 5। कितना आएगा, 4×9 = 4 = 13, 134/5, 5×2 = 10, 3, 5×6 = 30 और 5×8 = 40। कितना आ जाएगा, 26.8। कितना होगा बच्चे, 26.8। वेरी गुड। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको ये बताता हूं कि मिक्सचर किस किस चीज के नॉर्मली बनते हैं, किस किस चीज के। ये तो हमने वैल्यूज देखी कि भाई ये वैल्यूज हैं कुछ, ये हमारी वैल्यूज हैं कुछ। अब ये वैल्यू किस किस की हो सकती हैं। भाई दूध की भी हो सकती है, मैंने आपको लिखवाया कि मिश्रण क्या क्या हो सकता है। आप मिश्रण कर सकते हो, दूध और पानी का भी मिश्रण होता है। दूध और पानी का भी मिश्रण होकर एक नया मिश्रण तैयार होता है। अभी आप फिलहाल ये लिखेंगे कि दूध और पानी का भी मिश्रण होकर एक नया मिश्रण बन सकता है। आगे देखेंगे और क्या बन सकता है कि भैया एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर का भी बन सकता है। दारू पानी का भी मिश्रण बन सकता है भैया, नया मिश्रण तैयार हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है।
होता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि भाई अल्कोहल और वाटर का भी मिश्रण तैयार होकर एक नया मिश्रण बन सकता है। यस। आगे और किस किस का बन सकता है? और आपका बन सकता है एसिड और वाटर का भी बन सकता है। एसिड और वाटर का भी मिश्रण बन सकता है और नया मिश्रण तैयार हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है सर। ठीक है। और किस किस का बन सकता है? और आपका तेल पानी का भी बन सकता है, ऑयल वाटर का भी बन सकता है, तेल पानी का भी मिश्रण बन सकता है। नया मिश्रण तैयार हो सकता है बन के। ठीक है, वेरी गुड। एल्कोहल सोडा, बहुत सारे बच्चे बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। एल्कोहल सोडा, इनका भी मिश्रण बन सकता है, बना लो भैया, बिल्कुल बना सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर और किसका बन सकता है? अभी तो एक चीज और बतानी है अभी, ठीक है। तो यहां पर चीजें क्लियर है। और किस किस का? दूध सोडा का नहीं। जो चीज आज तक देखी नहीं है, क्या करें? दाल चावल, पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल वाटर, अरे ठीक है, आप बना लो, मतलब समझ लो ना आप, ये ठीक है, आप अपनी तरफ से बना लेना, एक आध मिश्रण लिख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं और किस किस चीज का मिश्रण बन सकता है। बच्चे, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का भी मिश्रण होता है। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का भी मिश्रण होता है, क्रय मूल्य का भी। लेकिन इन चीजों में दरअसल क्या है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये चीज प्रैक्टिकल है। ये हम मान सकते हैं कि हाँ ये चीज बन सकती है। लेकिन क्रय मूल्य का मिश्रण सर कैसे मिलाएं? क्रय मूल्य 10 रुपए 20 रुपए को ऐसे मिक्स कर दें क्या? दरअसल मैंने आपको बोला ना कि मिक्सचर एलिगेशन एक मेथड है। तो इस मेथड का हम यूज करके ना क्रय मूल्य का मिश्रण भी कर देते हैं, जस्ट अपने सवालों के आंसर्स को प्राप्त करने के लिए। ओके, तो यहां हम कह सकते हैं कि भैया क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मिश्रण जब भी होगा ना, तो याद रखना बच्चे, मिश्रण भी आपको क्रय मूल्य ही मिलेगा। इस बात पर स्पेशल फोकस करना, सवाल आता है और मैं कराऊंगा भी आपको कि अगर मैं क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मिश्रण करता हूं ना, तो भैया नीचे हमें जो सेंटर में मिलता है ना, ये भी क्रय मूल्य का ही रेशियो मिलेगा। नीचे जो अनुपात बनता है ये वजन का भी बन सकता है, अलग अलग, ये डिपेंड करेगा सवाल टू सवाल। वो चीज ठीक है, वो सवाल टू सवाल हम देखेंगे कि नीचे किसका रेशियो बन रहा है। ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का बना रहा हूं, तो यहां सेंटर में हमें कॉस्ट प्राइस ही लेना है, कॉस्ट प्राइस ही हमको मिलता है। चलिए आगे भैया, समय चाल दूरी में चाल का भी मिश्रण हो सकता है, चाल का भी मिश्रण हो सकता है। चाल का और चाल का मिश्रण करोगे तो सेंटर में भी आपको मिश्रण में चाल मिलेगी, स्पीड। और नीचे जो रेशियो बनता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखना इसमें स्पेशली, चाल के केस में नीचे जो रेशियो बनता है ना, वो हमेशा समय का बनता है। हमेशा किसका बनेगा? हमेशा जो नीचे रेशियो बनेगा वो हमारे टाइम का बनेगा, समय का बनेगा। ये चीज पे आप स्टार लगा लेना, इस चीज पे आप स्टार लगा लेना। बच्चे, प्रतिशत का भी बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप कहते हैं, सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता और सांद्रता का भी बन जाता है। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे सांद्रता को कॉन्सेंट्रेशन लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लो, कॉन्स और उसके ऊपर एन, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। आप कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का भी मिक्सर बना सकते हो। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा दिखाए कि किस किस चीज के जो हमारे मिश्रण हैं बच्चे, वो बन सकते हैं। क्या अब आप लोग सवाल करने के लिए तैयार हो? तैयार होना। अब आप देखना, जितना टाइम मैंने आपको दिया है ना, आधा घंटा, आपके कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में, ये रिफ्लेक्ट करेगा। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, हाँ बन सकता है, फिर सेंटर में आपको विक्रय मूल्य लेना होगा। मैंने आपको बोला कि अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके सवालों में। अगर हम आपको ऐसे चुटकियों में सवाल कर जाओगे। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से बच्चे, और टाइप 1 में आपका सवाल है ये।
जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 क्लास में हम इसको एंड कर देंगे। ओके, क्या क्या मिश्रण बता रहे हो यार तुम लोग, कुटाई कर दूंगा तुम्हारी, बता रहा हूं मैं, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सर ये भी बन सकता है, वो बनता है, ये बनता है, हमने तो ये वाला मिश्रण देखा है। मुक्के भी दिखा दूंगा तुम ऐसी बातें करोगे तो। ये देखो कैसे कैसे खलीफा, कैसे कैसे गुरु हैं। एक कह रहा है सर कितने क्वेश्चन आते हैं मिस्टर एंड एजुकेशन चैप्टर से। अब ये कौन सा चैप्टर है? और फिर यही लोग कहते हैं कि सर हमारी बात का जवाब नहीं देते हो, हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हो। अब ये कौन सा चैप्टर तुम्हारी समझ में आ रहा है? सर कितने क्वेश्चन आते हैं मिस्टर मिस्टर और एजुकेशन चैप्टर से। एक तो वो जो प्रेडिक्शन है ना, वो बंद करो अपने फोन की, ऑटो वाली जो लगी हुई है वो बंद करो, सेटिंग में जाके अपनी मर्जी से जो टाइप कर रहे हो ना वही टाइप होना चाहिए। टाइप तुम कुछ करते हो, ऑटो वाले से टाइप कुछ और हो जाता है ना। घर के घर बर्बाद हो जाते हैं इस ऑटो प्रेडिक्शन से। बंद कर दो इसे। क्या बन रहा है भाई, देखेंगे जरा। 12 रुपए प्रति किलो की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलो की वस्तु को मिलाया जाता है। वेरी गुड। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सवाल ने बोला 12 रुपए प्रति किलो की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलो की वस्तु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य आपका इतना बन जाए। यहां पहले ही सवाल में हमको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला, मिक्सचर देखने को मिला है कि भैया एक का मूल्य कितना है 12 रुपए प्रति किलो, दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है 18 रुपए प्रति किलो। और बच्चे जब इन दोनों को मिलाया ना, मिलाकर जो मिश्रण का क्रय मूल्य है, मैंने आपको बोला दो वस्तु हैं उनको ऊपर रखना है साइड में, और उनको जब मिलाया जाएगा, उनको जब एक साथ मिलाया जाएगा तो उनका जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण को सेंटर में रखना है। यही बात तो हम पिछले आधे घंटे से पढ़ रहे हैं ना। तो मिश्रण को रखना है सेंटर में। वो कह रहा है मिश्रण का क्रय मूल्य। और दूसरी बात, अगर मैंने यहां कॉस्ट प्राइस लिया है, यहां कॉस्ट प्राइस लिया है, तो प्यारे भाई यहां भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ये बात अभी अभी हम सीख के आए हैं। और उसने बोला है मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 15 है, उसको यहां पर रखेंगे। अब बड़े में से छोटा घटाओ, 15 में से 12 गया 3, 18 में से 15 गया 3, तो आप कह देंगे कि सर रेशियो तो 1/1 का बना है। कितना बना है? रेशियो तो 1/1 का बना है ना भाई, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा रेशियो बनेगा 1:1। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, पहला सवाल था। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस सवाल का जवाब बताओ जरा मुझे। बताओ जल्दी से जवाब। सवाल है 6.2 रुपी प्रति किलो वाले चावल और 7.2, ये 7 पॉइंट है बच्चा, इसको ठीक कर लेना, ये 7 पॉइंट है। 7.2 रुपीज प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का 6.5 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर 6.2 को मिलाया जाए 7.2 में, दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो मिश्रण हमारा बन जाता है 6.5 में। क्या बन जाता है? 6.5 में। बस आप बड़े में से छोटा घटाओ। आप ये डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डेसिमल से डेसिमल घटाने में ना बड़ा घबरा जाते हो आप। अब भूल जाओ, क्योंकि हर संख्या, हर पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तीनों में एक ही संख्या है ना पॉइंट के बाद। तो आप 65 में से 62 घटाओ, कितना आएगा? 3।
72 में से 65 घटाओ कितना आएगा 7। इसको 0.7 लिख लो, इसको 0.3 लिख लो, तो हमारा रेशियो देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, रेशियो कितना आ गया 7:3 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यस, बिल्कुल सही बात है सर। आगे चलते हैं, इस पे आइए जरा, इसको देखते हैं। सवाल है, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रम से 20% और 40% है। बच्चे ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन, कि भाई दो अलग अलग मेडिसिन हैं, उन दवाइयों में पहली में तो अल्कोहल 20% है और दूसरी दवाई में अल्कोहल 40% है। कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, अल्कोहल की मात्रा 28% हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है कि भाई दो अलग अलग दवाई दी हुई हैं, उनमें अल्कोहल का परसेंटेज यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता हमको दी हुई है, तो अल्कोहल की सांद्रता पहले में 20%, दूसरे में 40%। कह रहा दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जब हमारा नया मिश्रण तैयार हो जाए ना, उसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना 28। तो एक तरफ 20% लो, एक तरफ 40% लो, और जब नया मिश्रण तैयार होगा इनके मिलाने से, उसको यहां सेंटर में रखेंगे जहां पर आपको 28% लेना है। बड़े में से छोटा घटाओ, 28 में से 20 जाएगा 8 आएगा, 40 में से 28 जाएगा 12 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो उन दोनों दवाइयों को क्या 3:2 के रेशियो में मिलाया गया होगा? उन दोनों मेडिसिन को क्या 3:2 के रेशियो में मिलाया गया होगा? यस सर, बिल्कुल मिलाया गया होगा। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल बता दो फिर आप मुझे। मजा आ रहा है भाई? सवाल हो रहे हैं ना सॉल्व? अच्छी बात है। देखो मिक्सर एंड एलिगेशन में कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप ऐसे आएंगे जहां सवालों की लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशन में सारा खेल लैंग्वेज का है। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं कि रेशियो का रिवीजन करो, रेशियो चैप्टर का रिवीजन करो, क्योंकि वही एक ऐसा एकमात्र चैप्टर है, रेशियो ही एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिक्सर एंड एलिगेशन के अच्छे सवालों में आपके कंफ्यूजन को दूर करके आपके सवालों को आसानी से निकाल सकता है, रेशियो कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं कर रहा हूं, एक 15-20 मिनट का ओवरव्यू कर लेना कॉन्सेप्ट का, दैट्स ऑल। कह रहा है कि सिल्वर पानी से 19 गुना भारी है और कॉपर पानी से 10 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि जो धातु बने वो पानी से 16 गुना भारी हो जाए? भाई तीनों को पानी से ही भारी बताया गया है कि सिल्वर जो है पानी से इतना गुना हैवी है, कॉपर पानी से इतना गुना हैवी है। दोनों को मिलाओ तो जो हमारी मिश्र धातु यहां पर बनी है, जो हमारा एलॉय बना है, वो पानी से 16 गुना भारी होगा। बस आपने ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, एक तरफ 19 ले लो, एक तरफ 10 ले लो, और जब दोनों को मिलाया गया है तो भैया हमारी बनने वाली धातु तो पानी से 16 गुना भारी है। तो आप इस 16 को सेंटर में रख सकते हो। 16 में से 10 जाएगा 6, 19 में से 16 जाएगा 3। आप कहेंगे सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि रेशियो हमारा है 2:1, 2:1, बिल्कुल सही है। ये बताएंगे जरा, इस सवाल को करिए भाई। सवाल कह रहा है कि एक कार एजेंसी के पास 108 कार हैं टोटल। ये जो 108 कार है ना प्यारे भाई, ये टोटल है उसके पास, टोटल। अब कह रहा है कि कुछ कारों को तो 9% के लाभ पर बेचेगा। देखो मैंने आपको जब बता रहा था ना कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का भी मिक्सर एलिगेशन लग सकता है, प्रॉफिट पर भी लग सकता है, प्रॉफिट पर भी लिख लेना कि लाभ पर भी आपका
लाभ या हानि कुछ भी यहां दे देगा, यहां भी लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, लाभ हो सकता है यहां हानि हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर में भी लाभ या हानि हो जाएगा, लाभ या हानि। और नीचे जो रेशियो बनेगा ना, नीचे जो रेशियो बनेगा वो हमेशा किसका बनेगा, क्रय मूल्य का रेशियो बनेगा। जब भी मैं लाभ या हानि की बात करूंगा ना, तो नीचे क्रय मूल्य का बनेगा या फिर संख्या का भी बन सकता है, संख्या का भी बन सकता है ना। मोस्ट प्रोबेबली के सीपी क्रय मूल्य का बनता है, नहीं अगर क्रय मूल्य के बारे में जिक्र किया है तो फिर संख्या का भी बन जाएगा। मैंने कहा ना कि जो नीचे रेशियो बनता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सवाल के ऊपर। ओके, तो यहां पर आप इसको भी लिख सकते हो कि भाई कार एजेंसी के पास टोटल 108 कार हैं, कह रहे कुछ कारों को 9% लाभ पर और बची हुई कारों को 36% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे सभी कारों पर 17% का प्रॉफिट होता है, 17% का प्रॉफिट। तो कह रहा है कि 36% के लाभ पर बेची गई कारों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं सर एक तरफ तो 9% का लाभ, लाभ को लेना है बच्चे प्लस में और हानि अगर कहीं आ जाए उसको माइनस में। एक तरफ लेना है 36% का प्रॉफिट, और जब दोनों को मिलाया तो मिलाकर 17% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां भी आप प्लस मिलेंगे। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 17 में से 9 गया 8 और 36 में से 17 गया तो 16 आ जाएगा, है ना। 16 नहीं, सॉरी, 13 और 6 19, 19, तो रेशियो कितना आ गया 19, रेशियो 8। ये जो रेशियो बना है संख्या का बना है, कह रहा है कि उसके पास तो टोटल 108 कार है, टोटल कुल। तो क्या मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं, 19 और 8 27, भाई टोटल कारों की संख्या तो 19 और 8 27 है। अब मैंने आपसे बोला कि अगर सवाल में क्रय मूल्य के बारे में नहीं बोलेगा, यहां उसने संख्या बोल दी कि भाई टोटल 108 कार है, तो मैंने कहा ये रेशियो फिर हमारा संख्या का बन जाएगा। तो अगर मैं टोटल ऐड करूं तो 19 और 8 27, और 27 यूनिट का मान कितना, 108 कार। एक यूनिट का मान कितना होगा प्यारे भाई, 108 बटे 27। आप कहेंगे सर 4, तो 19 यूनिट का मान कितना होगा, 19 गुणा 4 यानी कि 76। और 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 गुणा 4 यानी कि 32। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 36% के लाभ पर कितनी कारों को बेचा गया है। तो आप देख सकते हो सर 36% के लाभ पर तो 32 कारों को बेचा गया है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमसे पूछा है। अगर इनकेस हमसे सवाल में पूछता कि 9% के लाभ पर कितनी कारों को बेचा गया है, तो हम कह देते सर 76 कारों को 9% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। वेरी गुड। तो याद रखना है लाभ को प्लस में रखना है और हानि को माइनस में। एक मैं अपनी तरफ से आपको करा देता हूं, चलो इसमें, कि मान लो किसी वस्तु को बेचने पर, या मैं क्वेश्चन ही कराता हूं सीधा। मैंने आपसे बोला है कि यहां आपको 9% का लाभ हुआ या 10% का लाभ हुआ है, और यहां आपको 2% की हानि हुई है, तो माइनस का 2%। प्रॉफिट को प्लस में रखना है और हानि को माइनस में। साइड में सर्कल बना के लिख लेना कि लाभ को प्लस में रखना है और हानि को माइनस में रखना है। हानि को माइनस में रखना है, लाभ और हानि को एक साथ ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर यहां प्रॉफिट लिया तो यहां भी प्रॉफिट लेना होगा, नहीं, आप दोनों को एक साथ ले सकते हो। और सेंटर में हुआ क्या है, सेंटर में हुआ है 1% का लाभ, 1% का लाभ। तो नीचे का रेशियो बताना जरा मुझे क्या बनेगा, जल्दी से नीचे का रेशियो बताओ जल्दी से मुझे क्या बनेगा। भाई एक तो ये देखना है कि क्या हमारा मिश्रण संभव है, बताओ क्या मिश्रण संभव है, यस और नो में जवाब देना, सोच समझ के देना। क्या मिश्रण संभव है, भाई एक तो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 1 से ये तो बड़ा है, क्या प्लस के 1 से माइनस का 2 बड़ा है, यस सर, बिल्कुल बड़ा है। भाई ये जो संख्या होती है ना प्लस वाली, ये माइनस वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस का 2 और माइनस के 2 में कौन सा बड़ा है, तो भैया प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है।
है ना। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 0 और -5 में कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे सर 0 बड़ा है, -5 छोटा है, -5 छोटा है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि भैया +1 बड़ा है या -2, आप कहेंगे सर +1 बड़ा है। तो एक तो इससे छोटा हो गया, एक इससे बड़ा हो गया, मिश्रण तो पॉसिबल है, मिश्रण तो संभव है। तो आपने 10 में से 1 घटाना है, यहां मिलेगा 9, और 1 में से 2 को घटाना है, 1 माइनस और -2, ये -2 पहले से ही है, और हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाला माइनस, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये रेशियो कितना है 9। तो क्या हम कह सकते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि जब इसमें से इसको मैं घटाने जाऊंगा ना, तो भैया माइनस और ये पूरा माइनस का माइनस उठ के यहां पे आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 1 + 2 आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस सवाल को देखिए जरा। सवाल है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं, कह रहा किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम से बेची जाए कि 25% का लॉस हो जाए। क्या ये ऐसे होगा कि एक तरफ 25 को लिखो, एक तरफ 30 को लिखो, और यहां 21 को लिखो? क्या आप ये कहोगे कि सर मिश्रण संभव नहीं है, दोनों संख्या इससे बड़ी है, 21 से बड़ी दोनों है? सर ये नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है, लेकिन सर ऑप्शन तो दिए हुए हैं, तो मतलब हम कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप में से मुझे कोई जवाब देगा कि मैं एक तरफ 25 एक तरफ 30 और सेंटर में मिश्रण को कह रहा है कि भैया 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जाए मिलाकर, मैं क्या गलत कर रहा हूं? ठीक ही तो कर रहा हूं मैं, मिश्रण नॉट पॉसिबल, क्या गलत कर रहा हूं? इस बात का जवाब कोई दे पाएगा मुझे? मैं सोई हुई जनता से नहीं, जागी हुई जनता से पूछना चाहता हूं, जो जनता जाग रही है, बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नॉट पॉसिबल। टू थ्री का रेशियो, बताओ भाई क्या हो सकता है इसमें? यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात एक बच्चे ने पकड़ी। क्या? कि सर ये दोनों तो क्रय मूल्य हैं, ये भी 25 रुपए पर केजी कॉस्ट प्राइस है, और ये भी 25-30 रुपए पर केजी क्रय मूल्य है। कह रहा है कि इतने इतने की दो वस्तुएं हैं जो इतने में खरीदी गई हैं। हाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि भैया एक वस्तु 25 रुपए पर किलोग्राम की है, दूसरी वस्तु 30 रुपए पर किलोग्राम की, दो वस्तुएं हैं। कह रहा है इनको मिलाकर हमने नया अनुपात बनाना है, और जो अनुपात है ना वो 21 रुपए पर किलोग्राम से बेचा गया है, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ऊपर के दो आपको कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि भैया कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का मिश्रण करो और सेंटर में सेलिंग प्राइस रख लो? ये दोनों तो कॉस्ट प्राइस आप रखो और सेंटर में सेलिंग प्राइस हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको ये चीज सिखाई प्यारे भाई, मैंने सिखाया कि नहीं आपको
कि अगर आप क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को लेते हो तो सेंटर में भी आपको कॉस्ट प्राइस को रखना है, सेंटर में भी आपको क्रय मूल्य रखना है। लेकिन सवाल ने तो बोला है कि 25 रुपए पर केजी की कोई वस्तु है और जिसको 30 रुपए पर केजी वाली वस्तु के साथ मिलाया जाएगा, तो जो मिश्रण हमारा तैयार होगा उसको 21 रुपए पर केजी में बेचना है। ये सेलिंग प्राइस है और 21 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% की हानि होगी। बच्चे हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसे हम सेंटर में रखेंगे। ये अच्छा सवाल है। आपको क्या करना है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या कैसे करेंगे कि भैया किसी वस्तु को अगर 25% की हानि पर बेचा जाता है, अगर किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाएगा तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 75% होगा? भाई 25% के लॉस पर बेचा जा रहा है तो क्या उसका सेलिंग प्राइस हमारा 75% होगा? यस। और जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 21 रुपए। 1% का मान कितना है, 21/75। तो 100% का मान कितना होगा, आप इंटू 100 कर दो। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 3 सत्ते 21 और 7 चौके 28। यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया मिश्रण का वो कितना है, 28 रुपए है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 28, और उसे फिर सेंटर में रखना पड़ेगा। इसको नहीं कर सकते। एक तरफ आप 25 रखेंगे, एक तरफ 30 रखेंगे, और जो सेंटर में आएगा बच्चा वो कॉस्ट प्राइस यानी कि 28 आएगा, 28, और इसे आप यहां पर रखोगे। अब आप रेशियो बनाओ। भाई देखो, एक छोटा है एक बड़ा है। 30 में से 28 गया 2, 28 में से 25 गया 3, और हमारा जवाब आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दैट क्लियर? यस। एक और सवाल कराता हूं ऐसा ही। ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहा है कि एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति किलो प्रति लीटर वाला रसायन है, 25 रुपए प्रति लीटर वाला। किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 20 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो? देखो यहां हमें पानी का मूल्य 0 रखना है। पानी का मूल्य, पानी का मूल्य 0 रखना है हमें, 0 रुपीज पर लीटर। पानी को 0 मान के चलेंगे हम। अब पढ़ेंगे सवाल कि भाई एक आदमी के पास 25 रुपए प्रति लीटर वाला रसायन है। कह रहा है किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए, वाटर को। तो वाटर को हम 0 रेट उसका मान के चलेंगे ताकि मिश्रण को 20 रुपए पर केजी में बेचने पर, यहां भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि मिश्रण को उसने 20 रुपए पर केजी लीटर में बेचा है और उसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहला काम है मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना। आप मुझे बताओ हमें क्या करना है, पहला काम सर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का सीपी हमको चाहिए। तो अगर मैं किसी वस्तु को बेचकर 25% का प्रॉफिट कमाता हूं तो क्या मैं उसको 125% में नहीं बेचता हूं? यस सर। और बेचा कितने में है, 20 में। तो 1% का मान कितना है, 20/125। तो 100% का मान कितना होगा, वही हमारा मिश्रण का कॉस्ट प्राइस होगा। वो हो जाएगा सर 20/125 और गुणा 100। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। बस आप रख दो। भाई रसायन कितने रुपए किलो वाला है, 25। और जो पानी है, मैंने आपसे बोला कि पानी का मूल्य हमको 0 मानना है। बहुत सारे सवाल ऐसे आप आगे आपको देखने को मिलेंगे जहां हम पानी को 0 मान के चलेंगे। ये तो पहला ही सवाल है। ऐसे कम से कम 8 10 12 सवाल मैं आपको कराऊंगा जिनमें पानी का मूल्य 0 मानकर हम चलते हैं। तो भैया मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, 16। आप देखो, एक तो छोटा है 0, यस सर, एक बड़ा है 25, बिल्कुल सही बात है सर। तो 25 में से 16 गए 9, और 16 में से 0 जाएगा 16।
भाई 16 माइनस 0 आप करते हो क्या 16 ही नहीं मिलता है, वही मैंने लिखा। तो नीचे रेशियो क्या हो गया, नीचे रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर बी 16:9। 16:9 ये हम क्रय मूल्य का रेशियो बना रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलो, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टाइप में क्या है। पहला सवाल नेक्स्ट टाइप का करेंगे इस सवाल को। पानी को जीरो इसलिए माना है बच्चे क्योंकि हमें सवाल में पानी का मूल्य दिया ही नहीं है। एग्जामिनर भी ये मान के चल रहा है कि पानी को जीरो रखना है, हालांकि कई बार एग्जाम में वो लिख के देता है, नीचे ब्रैकेट में ऐसे लिख के देगा कि पानी का मूल्य जीरो मान के चलना है, पानी को फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलना है, ऐसा वो लिख के देता है कई बार, इसमें नहीं दिया है हमें। कह रहे कि एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को क्रमशः 10 रुपए पर किलोग्राम और 22 रुपए पर किलोग्राम की दर से मिलाता है। ओके, कह रहा 10 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिलाकर 12 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण मिल जाए। बड़ा सिंपल है ये तो। सवाल 4 लाइन का बनाया हुआ है, एक लाइन का भी सवाल नहीं है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके आपको कंफ्यूज किया गया है। एक ही चीज को बार बार आप खुद देखो कि भाई विक्रेता दो प्रकार की दाल मिलाता है, एक का रेट 10 है, एक का रेट 22 है। अब देखो इसी पहली दो लाइन को रिपीट करके ना आपको कंफ्यूज करेगा। कह रहा है कि 10 रुपए की दाल को किस अनुपात में 22 के साथ मिलाए कि 12 का रेट बन जाए। ये कोई सवाल है यार? भाई सवाल यहां से भी शुरू हो सकता था। मैं कह रहा हूं पहली दो लाइनों की जरूरत ही नहीं थी हमको, सवाल हमारा यही दो लाइन पे खत्म हो जाता। क्या करें, एग्जामिनर ने बना दिया है तो फिर कर लेते हैं, है ना? नहीं तो सवाल हमारा यहीं से शुरू है कि 10 रुपए पर किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिलाऊं कि 12 रुपए पर किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। है ना, बड़ा सिंपल। तो आप कहेंगे सर 10 रुपए को एक तरफ लिखो, 22 रुपए को एक तरफ लिखो, और मिश्रण कितने का बन गया? सर मिश्रण बन गया 12 रुपए पर किलो का। बड़े में से छोटा घटाओ, 12 में से 10 गया 2, 22 में से 12 गए तो कितना आ गया? 10। तो हमारा रेशियो कितना बन गया? 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हम कह सकते हैं कि सर अनुपात हमारा बी यानी कि 5:1 होगा। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपए पर केजी और 25 किलो धान 20 रुपए पर केजी के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपए पर केजी के भाव से बेच देता है। तो बताओ पूरी प्रक्रिया में उसका प्रॉफिट कितना है? अब ये सवाल ऐसा है जिसमें आपको एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहां हमें सब कुछ दिया हुआ है, एलिगेशन लगा के हम निकालेंगे क्या? भाई सब कुछ हमको दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है 15 किलो धान है, उसका रेट इतना है। फिर कह रहा है 25 किलो धान है, उसका रेट इतना है। कह रहा है दोनों को मिलाकर और सभी को 27 के भाव से बेच दो मिश्रण को। भाई सब कुछ दिया हुआ है, हम निकाले क्या? मिश्रण इसमें नहीं लगेगा। ऐसा सवाल आपका बेसिक से होगा। आपसे कह रहा है पूरी प्रक्रिया में लाभ बताओ, 125 रुपए का लाभ, 150 रुपए का लाभ, 140 रुपए का लाभ या 145 रुपए का लाभ, पूरी प्रक्रिया में उसका प्रॉफिट क्या होगा? ये बिल्कुल आपको ऐसे करना है जैसे आप घर में बैठे हो चारपाई पे और पापा आपसे हिसाब लगवा रहे हैं। पापा आपसे क्या कर रहे हैं? वो आपसे हिसाब लगवा रहे हैं। उसी तरीके से आपको हिसाब लगाना है। टाइम नहीं हुआ बच्चे, टाइम हमारे पास पूरा 1.5 घंटे का होता है। जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी क्लास का टाइम 8 बजे से और 9:30 बजे तक का फिक्स है। आप लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर इसको। अब इस टाइम में मैं आपको 8 बजे भी 9 बजे भी छोड़ सकता हूँ, 9:15 भी छोड़ सकता हूँ। डिपेंड करता है सवाल पे, क्लास के ऊपर। आज की क्लास को तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन आप ऐसा मत करना 9 बजे से टाइम हो गया। मेरी क्लास का ऑफिशियल टाइम है 8 बजे से 9:30 बजे तक का।
चलो, बिल्कुल उसी देसी अंदाज से आपको लगाना है कि भाई 15 किलो धान है, पापा ने कहा 15 किलो धान है, 29 के हिसाब से जल्दी बता कितने की बनी। ऐसा होता है ना कई बार, आप बैठे हो घर में, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, चाचा बैठे हैं, अब वो उनको लगता है कि यार हमारा बेटा ना तैयारी कर रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होगी, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होगी इसकी। वो कहते हैं अरे जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करके इसको बता कितना हो गया, इसको बता। अब आप ऐसे करते रहते हो, बताएगा कि नहीं बताएगा, क्या पढ़ रहा है तू। बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है, ऐसे होती है ना। उनको लगता है कि भाई ये कैलकुलेटर बन गया, तैयारी कर रहा है ना तो ये कैलकुलेटर बन गया, ये तुरंत तुम जो कहोगे ना तुरंत वो मल्टीप्लाई करके तुरंत 1 सेकंड में आप तुम्हें बता देगा। अरे भाई रुको तो सही यार, तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेटर थोड़ी बने हैं। तो ये वही है कि बताओ 29 किलो धान है, सॉरी 15 किलो धान 29 के रेट से कितने रुपए का बना। हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, सीपी। 15 किलो धान 29 के हिसाब से कितने का बना है, बराबर करके बताओ। 25 किलो धान 20 रुपए के हिसाब से कितने का बना है, बराबर करके बताओ। और कुल क्रय मूल्य आपको बताना है। और फिर सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, कि भैया हमारा धान है कितना, 15 किलो और 25 किलो। 15 किलो और 25 किलो टोटल कितना है, 40 किलो। टोटल कितना है, 40 किलो। 40 किलो टोटल है। और भैया इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 40 गुणा, और बेचा कितने के हिसाब से, 27 के हिसाब से। बस ये सेलिंग प्राइस बता दो, और आप मुझे ये बता दो कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। इसको गुणा करेंगे जरा, 15 निम्मा 135 हासिल का 13, 15 दूनी 30 और 13 43। 25 दूनी 50, ये 500 का हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, टोटल जोड़ना जरा, टोटल हो जाएगा 5 3 5 4 9, 935 का। इसको जोड़ना, 27 चौके 108, 1080। भैया देख लो लाभ कितने का हुआ है। आप कहेंगे सर 1080 में से 935 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए 4, और 10 में से 9 गया 1। सर 145 रुपए का लाभ हो गया। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करके आंसर बताना है। ओके, नेक्स्ट चले। ये सवाल करिए जल्दी से, इसमें भी आंसर वही है, बताएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, होता है, वो सबके साथ होता है। और जो आपको एक बात बताऊं मैं, जो पुराने लोग हैं ना, हाई स्कूल है, भाई साहब उनकी जो कैलकुलेशंस होती है ना, आपने फील किया होगा, जो पुराने लोग हैं, हमारे दादा हो गए, हमारे पिताजी हो गए, उनकी जो कैलकुलेशंस होती है ना भाई, इतनी गजब की होती है ना, कई बार मेरा सर चकरा जाता है। इवन मैं मैथ्स का मास्टर हूं ना, कभी कभी अपने पापा के पास बैठ जाता हूँ ना, मेरे पापा हाई स्कूल हैं केवल, 10वीं पास है, लेकिन कभी भी वो मेरे से कैलकुलेशंस वगैरह निकालते हैं ना, वो मेरे से फास्ट कर देते हैं कि इतना गुना, इतना इतना गुना, इतना इतना गुना, इतना इतना, ये आ जाएगा। मैंने कहा इतनी फास्ट कैसे कर दिया, कह रहे मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है तभी तो तू आज मैथ्स का मास्टर है। बहुत मतलब लिटरली उनमें कुछ नेचुरली होता है उन लोगों में, मतलब वो घर के हिसाब इतनी स्पीड से निकाल देते हैं ना, कभी कोई गेहूं का हिसाब निकालना हो, कभी कोई कुछ भी हिसाब घर का निकालना हो, बहुत स्पीड से। तो मजाक मजाक में कहते हैं बेटा बाप हूं मैं तेरा। मैथ्स में भी और वैसे भी। कह रहा है कि रागनी ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदे। दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को 8.9 रुपए में बेचती है। बताओ पूरी प्रक्रिया में उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। आप कहेंगे सर 30 किलो, पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि भाई 30 किलो को अगर मैं 9.5 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना मिलता है। अगर मैं 40 किलो को
8.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलता है, और सेलिंग प्राइस कितना किलो बन गया, 30 किलो ये और 40 किलो वो, तो 30 प्लस 40 यानी कि 70 किलो बना है। और उसने कितने के हिसाब से बेचा है, 8.9 के हिसाब से, तो 70 गुणा 8.9 सेलिंग प्राइस यहां निकाल दो। और फिर देख लो कि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बना है क्या है, वही जाएगा। 3 पंजे 15, 3 नीम 27 और 1 28, ये बनेगा 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। आप टोटल निकालेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने इस पॉइंट से इस जीरो को हटा दिया, इस पॉइंट से इस जीरो को हटा दिया, 3 को 95 में गुणा किया, 4 को 85 में गुणा किया, तो 5 8 4 12, 3 2 5 और 1 6। इस पॉइंट से इस जीरो को हटा दो, 7 निम्मा 63, 7 अट्ठू 56 और 6 62, 623। 625 में खरीदा, 623 में बेचा, उसे तो नुकसान हो गया कितने का भाई, 625 माइनस 623, कम में बेचा है ना, 2 रुपए का नुकसान, 2 रुपए का लॉस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलो अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं और फिर हम क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। ऐसे मत बोला करो यार तुम लोग, 55 मिनट होते इस टाइम हो गया, टाइम हो गया, 1.5 घंटा ऑफिशियल टाइम है। आज तो पहली क्लास थी मिक्सर एलिगेशन की, इसीलिए 1 घंटे 5 मिनट में आपको मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज ऐसा ही होगा। चलो, मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ आज आपको, और कल इसका रिवीजन करके आना और रेशियो का भी रिवीजन करके आना। मिलते हैं अब कल के सेशन में, और पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ 2-3 टाइप को, अच्छे अच्छे टाइप को निपटा देंगे, ताकि पढ़ते रहिए, वही आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।